डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पार्ट 3। इसके पहले इस चैप्टर पर 2 लेक्चर हम आपको दे चुके हैं। पहले लेक्चर में हम आपको अभिक्रियाशील समूह के बारे में बताए थे। आज हम विभिन्न अभिक्रियाशील समूह के यौगिकों की चर्चा करेंगे, साथ ही उनका नामकरण क्या होता है उस पर विचार करेंगे और उसके संरचना सूत्र पर भी हम लोग विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस अभिक्रियाशील समूह की चर्चा करेंगे उसका नाम है अल्कोहल। इसके यौगिकों का नामकरण यूपाक प्रणाली की विधि में जनक एल्केन के नाम से ई हटाकर ऑल यानी OL जोड़ दिया जाता है। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+1OH होता है। कार्बन परमाणुओं की संख्या 1, 2, 3, 4 रखकर अगर हम यौगिकों का सूत्र प्राप्त करेंगे तो वह इस प्रकार से होगा। 1 रखेंगे तो जो यौगिक बनेगा उसका युक्ति सूत्र होगा CH3OH, जिसका सामान्य नाम मेथिल अल्कोहल और ईपाक नाम मेथेनॉल है। कार्बन परमाणु 2 के लिए जो यौगिक प्राप्त होगा उसका युक्ति सूत्र C2H5OH होगा। उसका सामान्य नाम एथिल अल्कोहल होगा और ईपाक नाम एथेनॉल होगा। कार्बन परमाणु 3 के लिए जो यौगिक प्राप्त होता है उसका युक्ति सूत्र C3H7OH, प्रोपिल अल्कोहल सामान्य नाम और प्रोपेनॉल उसका ईपाक नाम होता है। C4H9OH, इसको हम लोग ब्यूटिल अल्कोहल, यह इसका सामान्य नाम है, पुराना नाम है और इसका ईपाक नाम ब्यूटेनॉल है। आप जानते हैं जैसे सूत्र 3 प्रकार के होते हैं, संरचना सूत्र, युक्ति सूत्र और अनुसूत्र। कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ में आपको अनुसूत्र का कोई विशेष महत्व नहीं होता है। इसमें युक्ति सूत्र और संरचना सूत्र ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है संरचना सूत्र, ज्ञान के ख्याल से भी और परीक्षा के भी ख्याल से। इसलिए हर यौगिक का हम आपको संरचना सूत्र दे रहे हैं ताकि आप इसको लिखने का अभ्यास करके परीक्षा में उपयोग में ला सकें। तो आइए, मेथेनॉल का संरचना सूत्र आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। दूसरा है आपको एथेनॉल, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तीसरा है प्रोपेनॉल, इसका भी संरचना सूत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और चौथा है ब्यूटेनॉल, ये भी आप देख रहे हैं। मेथेनॉल नीचे लिखा हुआ है, इसमें 1 कार्बन परमाणु है। एथेनॉल में 2 कार्बन परमाणु है। प्रोपेनॉल में 3 कार्बन परमाणु है और ब्यूटेनॉल में 4 कार्बन परमाणु है। अगर इसमें से आप OH हटा देते हैं और उसके जगह पर H जोड़ देते हैं तो मीथेन बन जाएगा। अगर एथेनॉल में से आप OH हटाकर H जोड़ देंगे तो एथेन बन जाएगा। प्रोपेनॉल में से OH हटाकर वहां पर H जोड़ देंगे तो प्रोपेन बन जाएगा। ब्यूटेनॉल में से OH हटाकर H जोड़ देंगे तो ब्यूटेन बन जाएगा। यानी कि 1 हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर वहां पर अभिक्रियाशील समूह जोड़ दिया गया है OH, जिससे ये आपको अल्कोहल ग्रुप का यौगिक प्राप्त हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और विचार करते हैं एल्डिहाइड ग्रुप पर। इनका नामकरण करने का देखिए तरीका क्या है। ईपाक प्रणाली की विधि में जनक अल्केन के नाम से ई लेटर को हटा देते हैं और Al यानी अल को जोड़ देते हैं तो इनका सामान्य सूत्र प्राप्त होता है CnH2n+1CHO। अब हम कार्बन परमाणुओं की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो हमको 4 यौगिक प्राप्त होते हैं। फॉर्मल्डिहाइड,
एसिल्डिहाइड, प्रोपेल्डिहाइड और ब्यूटाल्डिहाइड। इनका युक्ति सूत्र HCHO, जिसको मेथेनॉल कहते हैं ईपाक सिस्टम में। दूसरा का युक्ति सूत्र होता है CH3CHO, जिसको एथेनॉल कहते हैं। तीसरा है C2H5CHO, जो प्रोपेनॉल है। चौथा C3H7CHO, जिसका ईपाक नाम ब्यूटेनॉल है। ये दोनों नाम आज भी उपयोग में लाए जा रहे हैं, सामान्य नाम भी और ईपाक नाम भी, इसलिए दोनों नामों को हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि प्रत्येक यौगिक में CHO युक्ति सूत्र में अंत में है और संरचना सूत्र में भी आपको CHO दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, आप स्क्रीन के ऊपर मेथेनॉल का संरचना सूत्र आ गया। इसके बाद आपको दिखा रहे हैं एथेनॉल का संरचना सूत्र। अब हम आगे बढ़ते हुए आपको प्रोपेनॉल का संरचना सूत्र स्क्रीन पर ला दिए, आप उसको गौर से देखिए। और ये रहा आपका ब्यूटेनॉल का संरचना सूत्र। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कीटोन की। कीटोन का नामकरण कैसे किया जाता है ये जान लीजिए। ईपाक प्रणाली की विधि में जनक अल्केन के नाम से ई हटाकर ऑन जोड़ दिया जाता है, यानी ONE जोड़ दिया जाता है। उस हिसाब से इसका सामान्य सूत्र बनता है CnH2n+2CO। अब इसमें जो है कार्बन परमाणु 1, 2, 3, 4 रखेंगे। एक पर तो कोई हमको यौगिक प्राप्त नहीं होता है, इसलिए कार्बन परमाणु 2 से हम शुरुआत करेंगे। तो आपको सामान्य नाम वाला जो यौगिक प्राप्त होता है एसीटोन, मेथिल एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन और एथिल प्रोपिल कीटोन। इनका ईपाक नाम बनता है, एसीटोन को प्रोपेनॉन कहते हैं, मेथिल एथिल कीटोन को ब्यूटेनॉन कहते हैं, डाई एथिल कीटोन को पेंटेनॉन कहते हैं, एथिल प्रोपिल कीटोन को हेक्सेनॉन कहते हैं। अब हम इसके संरचना सूत्र को देखते हैं। ये आपके स्क्रीन के ऊपर प्रोपेनॉन का संरचना सूत्र दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, ब्यूटेनॉन का संरचना सूत्र आ गया। फिर देखिए पेंटेनॉन का संरचना सूत्र है और अंत में देखिए हेक्सेनॉन का संरचना सूत्र है। अब हम बात करने जा रहे हैं कार्बोक्सिल अम्ल की। तो आइए इसका भी नामकरण कैसे होता है इस पर विचार कर लें। ईपाक प्रणाली की विधि में जनक एल्केन के नाम से ई हटाकर ओइक अम्ल, ओइक एसिड जोड़ दिया जाता है। इस तरह से इसका सामान्य सूत्र जो बनता है वो होता है CnH2n+2COOH। अब हम कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जो प्राप्त होते हैं यौगिक, उनका युक्ति सूत्र देखिए HCOOH। इसको बोलते हैं फार्मिक अम्ल और ईपाक सिस्टम में बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। दूसरा होता है CH3COOH, इसको एसिटिक अम्ल बोलते हैं, इसका ईपाक नाम होता है एथेनोइक अम्ल। तीसरा होता है C2H5COOH, इसको हम लोग प्रोपेनोइक अम्ल बोलते हैं और यहाँ भी इसका ईपाक नाम भी दोनों का सेम होता है। अगला होता है ब्यूटेरिक अम्ल, इसका युक्ति सूत्र होता है C3H7COOH और इसको ब्यूटेनोइक अम्ल बोलते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं कि प्रोपेनोइक अम्ल और ब्यूटेरिक अम्ल का लगभग मिलता जुलता जो है वो संरचना सूत्र, ईपाक नाम और समान नाम है। अब हम संरचना सूत्र की बात करते हैं। देखिए, आप स्क्रीन के ऊपर देख लीजिए, मेथेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र आपको दिख रहा है। अब देखिए उसके नीचे एथेनोइक अम्ल का सूत्र दिख रहा है। उसके बगल में आ जाइए, प्रोपेनोइक अम्ल का संरचना सूत्र आपको नजर आता होगा और ये आ जाइए ब्यूटेनोइक अम्ल आपको नजर आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समवायता की, जिसको आइसोमेरिज्म कहा जाता है। आइए विचार करें कि समवायता क्या है। तो कुछ ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं किंतु उनकी संरचना भिन्न भिन्न होती है। उसके कारण उनके संरचना सूत्र भी भिन्न भिन्न होते हैं। ये संरचनाएं एक दूसरे की
समवायी यानी आइसोमर्स कहलाती हैं, और यह गुण जो है आइसोमेरिज्म यानी समवायता कहलाता है। उदाहरण लेते हैं, ये देखिए आपका ब्यूटेन हो गया, इसका सूत्र हो गया C4H10। ये दो तरह का ब्यूटेन होता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। आप पूछेंगे दोनों में फर्क क्या है, तो आप नॉर्मल ब्यूटेन के केस में देख रहे हैं कि सीधी श्रृंखला है, चारों कार्बन एक सीधी श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जबकि आइसोब्यूटेन के केस में एक कार्बन परमाणु से एक अलग शाखा निकल गई है। यही दोनों में फर्क है। इसलिए दोनों नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है एक दूसरे के समवायी है। अब हम एक और उदाहरण की बात करेंगे पेंटेन की, जिसका सूत्र होता है C5H12। इनका भी देख लीजिए, N पेंटेन यानी नॉर्मल पेंटेन और ये आइसोपेंटेन। अब हम कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एथेनॉल की, C2H5OH इसका युक्ति सूत्र होता है। आइए देखते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। तो बड़े पैमाने पर एथेनॉल का उत्पादन जो होता है किण्वन विधि फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा किया जाता है। यह एथेनॉल बनाने की बहुत पुरानी विधि है। छोआ या स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ जैसे आलू, गेहूं, चावल, जौ, मक्का आदि का ईस्ट द्वारा किण्वन कराकर इसका उत्पादन किया जाता है। हमारे देश में एथेनॉल का उत्पादन मुख्यतः छोआ से होता है। चीनी उद्योग में सांद्र गन्ने का रस का रवाकरण करके चीनी के रवों को अलग कर लेने के बाद बचा हुआ जो मातृ द्रव होता है वह छोया या शीरा कहलाता है। यह गहरा काला द्रव होता है जिसमें लगभग 50% किण्वन योग्य चीनी यानी कि सुक्रोज रहता है। पहले छोए में इतना जल मिला दिया जाता है कि उसमें उपस्थित सुक्रोज का 10% तनु विलयन बन जाए। विलयन में फिर सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डाली जाती है ताकि उसमें अवांछित जीवाणु पनप न सके। इसमें थोड़ा अल्युमिनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट मिलाया जाता है जो ईस्ट के लिए खाद्य पदार्थ का काम करता है। इस विलयन को किण्वन टैंक में रखकर उसमें ईस्ट मिला दिया जाता है। ईस्ट को मिलाते ही किण्वन की क्रिया शुरू हो जाती है। अभिक्रिया का ताप 35-36 डिग्री पर रखा जाता है। लगभग 40 घंटे तक छोड़ दिया जाता है विलयन को। टैंक में जब अल्कोहल की मात्रा 14 से 16% पहुंच जाती है तो ईस्ट के सेल अपने आप मर जाते हैं और किण्वन की क्रिया समाप्त हो जाती है। अब हम एथेनॉल के गुण धर्म पर विचार करेंगे। तो आइए सबसे पहले विचार करते हैं इसके भौतिक गुणों के बारे में। यह एक रंगहीन परंतु द्रुत ज्वलनशील द्रव है। इसमें एक विशिष्ट मीठी गंध होती है। इसका क्वथनांक 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका द्रवणांक -118 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में पूर्णतः घुलनशील होता है। यह जल से हल्का होता है और इसका एक और बहुत बड़ा गुण है जिसके चलते दुनिया में यह काफी धूम मचाता है। एथेनॉल की थोड़ी मात्रा पी लेने पर इसका असर उत्तेजक और मादक होता है, परंतु अधिक मात्रा में पीने पर इसका विषैला प्रभाव भी होता है। इसी कारण से विभिन्न शराब, व्हिस्की, दारू जिसको कहते हैं देसी भाषा में, उन सब चीजों में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके रासायनिक गुण पर विचार करेंगे। सोडियम के साथ अभिक्रिया करके जो है यह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अभिक्रिया का दूसरा उत्पाद सोडियम एथॉक्साइड होता है। ये आपको स्क्रीन के ऊपर रिएक्शन दिखाया गया है, आप इसको देख लें। आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरे रासायनिक गुण पर विचार करते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके यह विभिन्न प्रायोगिक दशा में
विभिन्न यौगिक बनाता है, यानी कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग यौगिक का निर्माण करता है। एथेनॉल और शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की समान मात्राओं को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है। अभिक्रिया आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। C2H5OH प्लस H2SO4, C2H5HSO4 प्लस H2O। ये C2H5HSO4 को एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके दूसरी परिस्थितियों पर विचार करते हैं। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की अधिक मात्रा के साथ 160-70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर एथेनॉल का निर्जलीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एथीन प्राप्त होता है। ये आपको रहा स्क्रीन के ऊपर अभिक्रिया का समीकरण। अब हम आगे बढ़ते हैं और तीसरे गुण पर विचार करते हैं, ऑक्सीकरण। एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होकर पहले एथानॉल देता है, जो पुनः ऑक्सीकृत होकर एथेनोइक अम्ल में बदल जाता है। अभिक्रिया का समीकरण आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे विकृतीकृत अल्कोहल पर। आइए देखते हैं। तो एथेनॉल क्या दो प्रमुख उपयोग है। एक है इसका शराब के रूप में और दूसरा है औद्योगिक और प्रयोगशाला के कार्यों में। तो शराब के रूप में बिकने वाले एथेनॉल पर सरकार भारी टैक्स लगाती है ताकि लोग इसका मादक द्रव्य के रूप में इस्तेमाल कम करें, परंतु उद्योगों और प्रयोगशालाओं के कार्य में प्रयुक्त होने वाले अल्कोहल पर सरकार बहुत कम टैक्स लेती है ताकि यह सस्ते दाम पर उद्योगों में प्रयोगशाला में उपलब्ध हो सके। उद्योगों के लिए नियत किए गए एथेनॉल का इस्तेमाल लोग पीने के लिए न करें, इसके लिए उसमें कुछ जहरीले पदार्थ मिला दिए जाते हैं। इस प्रकार पीने के लिए अयोग्य बनाए गए एथेनॉल को मेथिलेटेड स्पिरिट या विकृतीकृत अल्कोहल कहा जाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और ईंधन के रूप में एथेनॉल के प्रयोग पर विचार करते हैं। विश्व में जीवाश्म ईंधन की बढ़ती मांग और घटती आपूर्ति के मद्देनजर हाल के वर्षों में एथेनॉल का ईंधन के रूप में उपयोग किया जा रहा है। गन्ना उपजाने वाले देश में छोआ से बड़े पैमाने पर एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। इसका एक हिस्सा पेट्रोल में मिलाकर स्वचालित वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। सामान्यतः मिश्रित ईंधन में 10 से 20% तक एथेनॉल मिश्रित किया जाता है, जिसके लिए स्वचालित वाहनों के इंजनों में किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही पर्याप्त वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में एथेनॉल शीघ्रता से और पूर्णतः जलकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। स्वचालित वाहनों में इसके दहन के फलस्वरूप वायु प्रदूषकों के उत्पन्न होने की संभावना बहुत कम होने के कारण एथेनॉल एक स्वच्छ ईंधन का कार्य करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एथेनोइक अम्ल की बात करते हैं। देखिए एथेनोइक अम्ल का क्या भौतिक गुण होता है, इस पर पहले विचार कर लें। तो यह एक तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन द्रव है। अन्य अम्लों की भांति इसका स्वाद खट्टा होता है। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस यानी 391 डिग्री केल्विन तथा द्रवनांक 17 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 290 डिग्री केल्विन होता है। यह जल में पूर्णतः विलयनशील यानी कि घुलनशील होता है। अब आइए इसके रासायनिक गुणों पर विचार करें। यह हरे लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। यह सोडियम तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। यह अल्कोहल के साथ अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है। यह सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट
कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है। अब आइए, ये जो चौथा गुण आपको बताया कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, उसकी अभिक्रिया आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ये रहा आपका सोडियम कार्बोनेट जिसका सूत्र है Na2CO3, एथेनोइक अम्ल CH3COOH, इसमें मिलाया गया है सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA का निर्माण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर पूर्ण होता है। फिर आपसे मिलेंगे कार्बन और उसके यौगिक पार्ट 4 में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।